अच्छा जरा गौर फरमाइएगा एक छोटी सी बात पे। अकाउंटिंग पॉलिसीज के नोट्स हमने सिलेक्शन, अप्लाइंग एंड सिलेक्शन पढ़ा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ा, उसके नोट्स सीखे, उसके एक्सट्रैक्ट सीखे और डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की। अब बात आ रही है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में नोट्स कैसे बनाते हैं, इसके हर किसी के अपने अपने होते हैं। इसके जो एक्सट्रैक्ट है वो तो जाहिर सी बात है जो करंट ईयर में एक्सट्रैक्ट आना है एंड सब्सिक्वेंट ईयर। अब सब्सिक्वेंट ईयर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है सिर्फ हमने एस्टिमेट्स का जो एक्सट्रैक्ट होगा वो सिर्फ करंट ईयर को इफेक्ट करेगा। करंट ईयर का एसपीएल, करंट ईयर का एसओएफपी, करंट ईयर का रिटेन्ड अर्निंग, जिसको भी इफेक्ट करेगा। नोट्स के अंदर कैसे देखते हैं, नोट्स के अंदर हमने एक नोट लिखना होता है, नेचर एंड इफेक्ट। कैसे फॉर्म में, ये जब सवाल करेंगे सवाल में बताया जाएगा कि किस तरह से करना है। नेचर एंड इफेक्ट को एक पैराग्राफ लिखना है। अगर यहां पर लिखते तो मैं कहता हूं एक पैरा लिखना है, कोई इसका टेबल नहीं बनता। नोट्स के अंदर अगर नोट्स ऑन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में सवाल आ जाए तो उसको कोई पैराग्राफ नहीं, कोई टेबल नहीं बनाना, एक पैराग्राफ आ जाए। ठीक है। एक्सट्रैक्ट तो सिंपल है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को अप्लाई कैसे करते हैं, व्हेन change in accounting estimate occur, when change in accounting estimate occur, सबसे पहला काम फाइंड बुक वैल्यू। ये वही है IAS 16 में पढ़ा। सबसे पहला स्टेप फाइंड बुक वैल्यू। पहला काम आपने बुक वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा काम आपने बुक चेंज अप्लाई ऑन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के ऊपर चेंज अप्लाई करना है, बुक वैल्यू, और ये सिर्फ वर्किंग में करना है, अकाउंट्स में नहीं होता, ये सिर्फ वर्किंग में करना है। क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट से जर्नल एंट्री चेंज नहीं होती, अमाउंट चेंज होती है। एंट्री चेंज नहीं होती। क्या चेंज होता है, सिर्फ अमाउंट चेंज होती है। तो इसका मतलब है ये वर्किंग में सारा कुछ होता है। क्या किस तरह से हमने करना होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू हो गया बुक वैल्यू। लाइफ अगर चेंज हो जाए तो न्यू लाइफ लेनी है, अगर नो चेंज इन लाइफ तो रिमेनिंग लाइफ लेनी है। और ये तो पता ना चेंज कौन कौन से, लाइफ चेंज हो जाए, मेथड चेंज हो जाए, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, वही से सारा ये 16 वाला है। इस पर हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, सवाल हल कर हो जाएगा इसका। तो आए फिर इंपॉर्टेंट चीज वाली साइड पे चलते हैं। ये जो सो रहे हैं ना वो जाग जाए, सिर्फ 5 मिनट के लिए जगाऊंगा, ज्यादा नहीं। प्रायर पीरियड एरर्स, एक्सट्रैक्ट नोट्स। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है पता है, एडजस्टमेंट करनी है एरर की, एरर को ठीक करना है, एरर को ठीक करना है। हमारा साल समझ लो 2024 का है, हमारा साल 2024 का है। आपने एक्सट्रैक्ट ठीक करने हैं। अगर एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट ठीक करने हैं तो कौन कौन सा साल ठीक करोगे, 2024, 2023, 2022। और अगर एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट ठीक करना है तो 2024 और 2023।
2023, ऐसा है। एसओसी मतलब एसपीएल। नोट्स पहले लिखनी है नेचर एंड इफेक्ट, पैराग्राफ, तो जो हमने पहले एक पैराग्राफ लिखते हैं नोट्स में, नेचर एंड इफेक्ट लिखेंगे। नंबर 2 एसओएफपी के नोट्स, एसओएफपी के ऊपर इफेक्ट बताएंगे, एसओसीआई के ऊपर इफेक्ट बताएंगे। एसओएफपी के इफेक्ट किस किस साल का बताएंगे? हमारा 2024 का साल है। किस किस साल के बताएंगे? हमारा 2024 का साल है, 2022, और इसमें सिर्फ 2023। हो गया ना काम खराब। अगर जब जिस दिन एरर और नोट्स पे सवाल आ गया ना, 95% बच्चे गलत करके, और मजे की बात है कुछ टीचर्स भी ये कह देते हैं कि सवाल के अंदर डेट गलत लिखी हुई है। ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि जो एरर के नोट्स है ना, पिछले 2 साल के या पिछले 1 साल के लिखने हैं। करंट ईयर में तो एरर हमारा ठीक करके लिखते हैं, ये तो अभी फाइनेंस स्टेटमेंट इशू ही नहीं हुई। करंट ईयर में एरर मिल चुका है, हमें पता चल गया है, उसको हम एरर को ठीक कर, ये नहीं कि हम सोचेंगे अच्छा गलती मिल गई अगले साल ठीक करेंगे। आज हमें एरर आइडेंटिफाई हो गया है, वो तो हम ठीक कर लेंगे। तो फिर रीस्टेट किसको करना है? पिछले सालों को। एसओएफपी में नॉर्मल हम पिछले 3 साल करते हैं ना, अपना साल और पिछले 2 साल। इसमें क्या करना है? पिछले 2 साल, एरर के लिए पिछले 2 साल, और एसओएफपी के लिए और एसओसीआई के लिए पिछला 1 साल। ये है एरर के नोट्स। अभी तक पेपर में नोट्स ऑन एरर नहीं आया। मैंने एक दफा एक पेपर में देखा, यानी जैसे जो सवाल नहीं आ जाता है मॉक के अंदर, मॉक का सॉल्यूशन देखा तो उन्होंने 2024 का भी लिखा हुआ था। वो सवाल ही गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है जब एरर के नोट्स लिखने हैं ना, वो करंट ईयर के नहीं लिखने। बस बात ही खत्म हो गई। ये इस स्टैंडर्ड में अगर कोई ट्रिकी बात है ना तो यही है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। सादा सी वर्किंग है, वर्किंग करके हमने एसओसीआई एसओएफपी सारे एक्सट्रैक्ट नोट्स बनाने। लेकिन आईएएस बहुत बड़ा स्टैंडर्ड समझा जाता है ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड नहीं माना जाता, कि वो कहते हैं आसान है, लेकिन ये आसान है नहीं, इसमें छोटी छोटी बातें हैं। चलिए खत्म हो गया स्टैंडर्ड हमारा। अब सवाल करने जा रहे हैं। नोट्स लिखते वक्त सब में एक पैराग्राफ लिखना है, इसके इफेक्ट भी लिखने हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी के भी इफेक्ट लिखने हैं, एस्टिमेट्स के इफेक्ट वो पैराग्राफ के अंदर ही आ जाएंगे। एक्सट्रैक्ट तो वैसे जो सादा एक्सट्रैक्ट होता है वो वैसे ही काम करता है। आओ जरा अब सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात लिखें तो क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फॉलोइंग द नोट्स। नोट्स किसके कह रहे हैं? करेक्शन ऑफ एरर के और चेंज इन अकाउंटिंग। ठीक है, सवाल पढ़ा आपने, गौर किया। अब इसमें देखिए उसने कहा नोट्स भी लिखे और एक्सट्रैक्ट भी लिखे। किस साल के? 2015 के। पहले मैं आंसर वाली साइड पर जा रहा हूं, देखिए जरा, ये है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में वो एसपीएल का एक्सट्रैक्ट है। कौन सा साल बना रहा है? 15 भी 14 भी। एसओएफपी का ये नोट्स की वाली साइड पर आ गया, क्योंकि उसने, अगर आप ऊपर गौर फरमाए, उसने कहा एक्सट्रैक्ट किसका बनाना है? बस नोट्स किसके लिखने हैं? एरर्स के, एस्टिमेट्स के। अब जरा नोट्स पे आओ तो सही जरा। ये है आपके करेक्शन के नोट, किस साल के हैं? बना किसके रहा है? आप कहेंगे सर 13 का तो नहीं बनाया। 13 की इंफॉर्मेशन नहीं है, 2013 की मतलब उसने करंट ईयर के नहीं बनाया। 2015 में उसने किस साल के नोट्स बनाएगा? पिछले साल के। हाँ, पिछले 2 साल है तो 2 सालों के बना देगा। साल ही एक है तो उसी साल के बना देगा। ये देख लें, एसओएफपी है और ये एसपीएल। यहां पर आगे देखें जरा, ये अभी सवाल हम इसको हल करते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का उसने सिंपल ये एक पैराग्राफ लिख दिया, बस ये उसके नोट्स हो गए। ये वर्किंग है नीचे। सवाल कंप्लीट हो गया, आगे नई चीज स्टार्ट हो।
ठीक है, तो एरर के नोट्स लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि करंट ईयर के ऊपर नोट नहीं लिखना। चले फिर सवाल करते हैं। इस सवाल के अंदर दोनों काम है, एस्टिमेट्स भी हैं और एरर भी हैं, इसलिए ये सवाल सेलेक्ट किया। WL is engaged in the manufacturing of sale of textile machinery। ये सवाल करने के बाद हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर सवाल ही सवाल है। Following are the draft, extract the statement of financial position and SPL for the year ended 30th June 15। हमारा साल कौन सा हुआ? 15। ये पहले से बनाकर बताया हुआ PPE रिटेनर ने 2014 और 2015। फिर SPL का नेट प्रॉफिट भी बता दिया उसने। ये तो हो गया ना सवाल हमारा, ये है रिक्वायरमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, कहता ये चीजें हमने कंसीडर नहीं की हुई इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ रिपेयर 20 मिलियन वाज गलती से डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। किस दिन की बात है? 1 अक्टूबर 13। एस्टिमेटेड लाइफ इज कॉस्ट ऑफ रिपेयर 20 मिलियन एरोनियसली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। एक एक्सपेंस था, एसेट बना के बैठे हुए हैं 2013 में। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो गलती क्या हुई, 2013 में एक एक्सपेंस लिखना था, नहीं लिखा, अब लिख देंगे, एसेट लिख दिया था, अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी लेंगे। अब जो डेप्रिसिएशन हम ले चुके हैं उसको भी रिवर्स करें। गॉट इट? अगली बात, ऑन 1 जुलाई 14 WL reviewed the statement useful life of its plant and machinery revised from 5 years to 8 years। पहले हमने देखा था 1 जुलाई 14 को। याद रखें एस्टिमेट हमेशा करंट ईयर पे होता है और किसी साल पे होता है। 1 जुलाई 14 हमारा साल है, 1 जुलाई 14 हमारा साल है। 1 जुलाई 14 WL reviewed the estimate life 5 year to 8 years। The plant was purchased on 1 जुलाई 13 for rupees। ये पिछला डाटा देने का मकसद कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली करे इसको, हमने नहीं करना, हमने स्टैंडर्ड की बात माननी है। स्टैंडर्ड क्या कहता है? एस्टिमेट चेंज हो गए तो करंट ईयर में इफेक्ट ले। ठीक है, चलें जी, पहले एक्सट्रैक्ट लिख लेते हैं और फिर सबसे पहले वर्किंग करते हैं। अच्छा, वर्किंग करते वक्त ना एस्टिमेट की वर्किंग अलग किया करो, पॉलिसी की वर्किंग अलग किया करो, एरर की वर्किंग अलग किया करो। इकट्ठी भी हो जाती है लेकिन बेहतर है अलग अलग करो, सुकून रहेगा। सबसे पहले हमारे पास साल है 2015 का और 2000, आप कहेंगे सर 2013 का भी तो है। 2013 का साल है ही नहीं, तो जो 2013 की डेट है ना वो 30 जून 14, 1 जुलाई 13 से लेकर 30 जून 14 तक। चलिए जी, सबसे पहले आप लोगों ने एक रिपेयर एक्सपेंस था, आपने उसको एसेट बना दिया। तो पहले ऐसे करो, उसको ना रिपेयर एक्सपेंस लिख तो लो, 20 मिलियन का था। अब जरा बताएं मुझे, ये तो एक्सपेंस 2014 का था, क्या 15 में भी लिखा जाएगा? ये सिर्फ 14 में लिखा जाएगा, सिर्फ 14 में लिखा जाएगा। भला क्यों? क्योंकि है ही 14 का एक्सपेंस। एक्सपेंस थोड़ी कैरी फॉरवर्ड थी, ये तो क्लोज हो जाते हैं उसी साल। ठीक है, ये बात। अच्छा, आपस में ना अब ना कम्युनिकेशन नहीं करनी क्योंकि आप लोगों का ना फोकस हट जाएगा, अब गौर करना है। दूसरी बात, इस 20 मिलियन को आप लोग एसेट लिख दिया था, गलत था। अब उस गलती को सुधारो। किस दिन लिखा था? 10 साल लाइफ थी, तो पहले बताओ 1 जुलाई कितने डेप्रिसिएशन आई होगी 2014 के अंदर? डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय, क्योंकि 30 जून ईयर एंड है, 1.5 मिलियन तो आई होगी 2014 में। डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे रिवर्स करेंगे। ये रिपेयर एक्सपेंस जो था ये लिखना था, ये हमने एक्सपेंस लिखा है तो एक्सपेंस को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक्सपेंस को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन रिवर्स 1 पॉइंट, रिवर्स करेंगे तो इनकम, रिवर्स करेंगे तो इनकम। उसके बाद अगले साल 20 डिवाइडेड बाय 10 2। बात क्लियर? यहां तक क्लोज करेंगे। इफेक्ट फॉर द ईयर
और क्यूमुलेटिव इफेक्ट। हाँ जी 20 और 1.5 का डिफरेंस कितना है? 18 नेगेटिव। प्रॉफिट में प्लस होगा माइनस माइनस होगा, क्योंकि हम ज्यादा एक्सपेंस लेकर लिखना था, हमने 1.5 डेप्रिसिएशन लिखा हुआ एक्सपेंस, लिखना तब कितना था 20 का, इसका मतलब है हमने 18.5 से कम एक्सपेंस लिखा हुआ प्रॉफिट के अंदर, तो मजीद लिख देते। 2 का लिखनी नहीं थी डेप्शन, क्योंकि वो तो था ही रिपेयर, लेकिन हमारा डेप्रिसिएशन आ चुका है तो इसको रिवर्स कर दिया, तो 2 से हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन लिखने से हमारा प्रॉफिट कम हो चुका है। कम्युलेटिव इफेक्ट ले लें, पहला साल एज इट इज, फिर 16 पॉइंट डन, एक वर्किंग हो गई एरर की, एरर हमने रिमूव कर दिया। ये इफेक्ट ले लेंगे फॉर द ईयर नेट प्रॉफिट के अंदर, और ये इफेक्ट ले लेंगे रिटेन अर्निंग और पीपीई के अंदर, क्योंकि पीपीई के अंदर तो ये इफेक्ट आया होगा ना। अब एस्टिमेट्स पे चले, ये हमारी एक वर्किंग होगी। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले, कोई बात। मैंने पहले भी कहा था, अपना टाइम अगर आप लोग इफेक्टिवली यहां पर बैठते हो तो क्लास रेगुलर लिया करें, फिजिकल लिया करें। नहीं इफेक्टिवली बैठते तो रिकॉर्डिंग मैंने आपको दे देनी है, टाइम बचाने हम, ठीक है। अब आ जाए जरा दूसरी वर्किंग पे, एस्टिमेट्स पे। एस्टिमेट्स पे सबसे पहले क्या करते हैं? चेंज इन एस्टिमेट, बुक वैल्यू फाइंड करो, काम ही एक है, बुक वैल्यू फाइंड करो। आ जाओ जरा, आपने एसेट खरीदा था 1713 को, कितने का? 70 मिलियन का। मुझे पहले ये तो बताओ, पहले आपने लाइफ क्या डिसाइड की हुई थी? 5 साल, तो इसको किस पे डिवाइड किया होगा? 5 पे, 14 आ जाएगा। एसेट की वैल्यू कितनी बच गई? ये हम आ गए 1714 तक, पहला काम हो गया। फाइंड द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू फाइंड करके अब इसके ऊपर चेंज अप्लाई करना होता है, इसी 56 के ऊपर। ये अब हमारी कॉस्ट है, क्या रेजिडुअल वैल्यू है? नहीं है तो छोड़ दो, डिवाइडेड बाय, अगर लाइफ चेंज हो गई तो नई लाइफ चेंज ना हो तो, अब लाइफ चेंज हो गया 5 से 8 डिवाइडेड बाय 7, 8 साल रिमेनिंग लाइफ नहीं है, 8 साल टोटल लाइफ, 8 साल रिमेनिंग लाइफ नहीं है। अगर वो कहता ना रिमेनिंग लाइफ 8 साल है, तो फिर हम 8 पे डिवाइड करते कि 2014 के बाद 8 साल है। उसने कहा आपने अपनी लाइफ रिवाइज की है, 5 की बजाय 8 कर दी है, इसका मतलब है टोटल पहले जो 5 थी वो 5 नहीं होनी चाहिए थी, 8। ठीक हो गया यहां तक? तो हमने जब डिवाइड किया, नई लाइफ पे डिवाइड किया, लेकिन नई रिमेनिंग लाइफ पे, क्योंकि 1 साल तो गुजर चुका है, बाकी 7 साल, तो कितना आंसर आ गया? 8। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऊपर हमारे पास डाटा गिवन है, क्या उसके ऊपर ये चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई हुआ या नहीं? नहीं, ये लिखो, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन अकाउंट टेकन इनटू अकाउंट। इसका मतलब है जो पहले ऊपर अकाउंट्स पड़े हुए हैं उसके ऊपर तो उसने चेंज अप्लाई किया ही नहीं हुआ, उसने तो पुराने तरीके से डेप्रिसिएशन ली हुई है। उसने कितनी डेप्रिसिएशन ली हुई है? 14। उसने तो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अगर मेथड है तो 14 पिछले साल की डेप्रिसिएशन आई, 14 ही अगले साल की डेप्रिसिएशन आई। उसको चाहिए था 8 से डेप्रिसिएशन लिखना, उसने कितनी डेप्रिसिएशन लिखी हुई है? 16। इसका मतलब है कितना हम सही कर देंगे डेप्रिसिएशन? 6 से। 14 की डेप्रिसिएशन उसने लिखी हुई है, लिखनी कितने से चाहिए थी? ज्यादा डेप्रिसिएशन लिखी हुई है, ये कम, कितने से ज्यादा? 6 से डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे। 6 से डेप्रिसिएशन नहीं समझ लगी? ठीक होगी बात? आगे चलते हैं फिर इसको, बल्कि अब सवाल तो हो गया हमारा, इसको प्रेजेंट करते हैं। पहले एक्सट्रैक्ट उसने सिर्फ एसपीएल के बोले, तो सिर्फ उसके बनाते हैं, या दोनों बनाते? दोनों।
अच्छा, अगर आप दोनों के बनाते हैं ना तो पेपर में भी आप दोनों बनाकर आना आ जाना। पेपर में सिर्फ वही बनाना जो पूछे हैं। ये मैं लिखने लगा हूं एडिशनल, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। एसओएफपी नाम क्या था? वंडर लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दिसंबर है, जून है, 30 जून 2015 2014। इखलाकी तौर पर तो 13 का भी बनाना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं, उस साल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके ऊपर लेते हैं कम्युलेटिव इफेक्ट। अब आ जाए जरा, हमारे पास जो पहले से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 130 का। आपके पास वर्किंग मौजूद है? आप मुझे बताएं 2014 के अंदर कितना कम्युलेटिव इफेक्ट है? 18 माइनस करेंगे या प्लस? माइनस 18 पॉइंट, और रिटेन अर्निंग में भी 18.5 माइनस हो जाए। कम्युलेटिव इफेक्ट ले लो बस। 2015 में आओ, कितना इफेक्ट रह गया? 16.5। इसमें भी 16.5 माइनस कर देंगे और इससे भी 16 अब चेंज इन एस्टिमेशन भी तो 2015 में आ रहा है। हमने डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है। कितने से? डेप्रिसिएशन रिवर्स करने का मतलब है प्रॉफिट बढ़ाना, एक्सपेंस रिवर्स कर रहे हो। रिटेन अर्निंग में कितने से प्लस हो जाएगा? पीपी में भी 6 से ऐड होगा। भला क्यों? पहले आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन माइनस कर दी है, 8 माइनस करनी थी, 14 की हुई है। जितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन एसेट से माइनस की होगी, रिवर्स कर दी। तो ये हमारा एसपीएल एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ 130 में से 18.5 माइनस करके बताएं। 111.5 और 2015 का 178.5। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग में भी ऐसा ही 108 में से 18.5 माइनस करके बता दी। 89.5 और 187.5। ये एडिशनल था, एसओएफपी का खत्म हो गया। तो उसने हमसे क्या पूछा है? एसपीएल का। जी, एसपीएल का एक्सट्रैक्ट बताना है। वो कहता है कि जनाब रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का एक्सट्रैक्ट बताएं। तो एक्सट्रैक्ट अगर बताना है तो कौन से साल बताया जाता है? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इसमें तो बता ही 2 साल जाते हैं। एक तरीका है कि नेट प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट बता दो, और दूसरा तरीका कार क्या होता है कि जो डिफरेंस आए हैं वो भी बता दो। नेट प्रॉफिट पर बताना ज्यादा बेहतर होता है, टाइम बच जाता है। अदरवाइज वो भी बता दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन में क्या चेंज आया, रिपेयर एक्सपेंस में क्या चेंज आया। तो मुझे बताओ प्रॉफिट आपने पहले कितना लिखा हुआ है? ये है प्रॉफिट फॉर द ईयर 78। फॉर द ईयर प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ा? 18.5 से डन होगी बात। 2015 में ये फॉर द ईयर इफेक्ट लेना है, 2 प्लस कर देंगे, पता है ना? ये वर्किंग दिखाऊं? फॉर द ईयर इफेक्ट लेना है। फॉर द ईयर में 2014 में 18.5 माइनस हो रहा है और 2016 में 2 प्लस हो रहा है। चेंज इन एस्टिमेशन में, चेंज इन एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 2015 में इफेक्ट आता है। उसमें हमने 6 से डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है, तो प्लस करेंगे या माइनस? प्लस करेंगे। केस में सिर्फ 2000 हो गया सवाल। 78 माइनस 18.75 59 पॉइंट और 98। हाँ ये 6 है, सॉरी। एक्सट्रैक्ट एसपीएल का एक्सट्रैक्ट बन गया। उसने रिटेन अर्निंग का पूछा ही नहीं, रिटेन अर्निंग का पूछे। अगर पूछ भी लेगा तो आप तो हम बना सकते हैं। रिटेन अर्निंग के बैलेंस गिवन है, सारा कुछ गिवन है, बनाया जा सकते हैं।
आगे चलते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ कहता है एक्सट्रैक्ट बनाना है वो एसपीएल का बनाना है, और जो नोट्स लिखने हैं वो एरर के भी हैं और एस्टिमेट्स के भी। चले जी नोट्स पे आ जाए फिर। नोट्स ऑन एरर्स। सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखना है, उस पैराग्राफ में लिखना है नेचर एंड इफेक्ट। नेचर एंड, बताओ क्या मसला हुआ था। हमने एक रिपेयर एक्सपेंस 2013 के अंदर एसिड बना दिया था, बस ये बात लिखनी है। ड्यूरिंग द ईयर 2014, या डेट लिख दो 1 अक्टूबर 13, आ रिपेयर एक्सपेंस एज इट इज वही चीज लिखनी होती है। रिपेयर एक्सपेंस रुपीज 20 million erroneously debited to machine account। ठीक है, अब ये भी बताना है कि हमने इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली लेना, ये बात भी एक्सप्लेन करनी है। इफेक्ट ऑफ दिस एरर applied retrospectively अब लिखने हैं इफेक्ट्स 2015 और 14, 13 है नहीं। एसओएफपी का जो इफेक्ट लिखेंगे, इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सिर्फ 2014 का साल लेंगे, और अगर 13 होता तो वो लेते हैं, करंट ईयर नहीं लेते नोट्स में। एरर के नोट्स में करंट ईयर नहीं लेते। ठीक होगी बात। बताओ एसओएफ में क्या फर्क पड़ा था, आपका डिक्रीज हुआ था या इंक्रीज हुआ था, क्योंकि इसमें इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं ना। डिक्रीज इन पीपीई, डिक्रीज इन पीपीई कितनी अमाउंट से, डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग 18 पॉइंट। इफेक्ट ऑन एसपीएल, जी मेरे भाई, एसपीएल का इफेक्ट कैसे लेंगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर ही बता दे बस। 2014 का बताना है, 15 का नहीं बताना। हाँ जी, नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज डिक्रीज 18 पॉइंट। अगर आप डेप्रिसिएशन या रिपेयर बताना चाहते हो तो कोई मजाक नहीं, बता सकते हो, वो भी बता दो। इंक्रीज डिक्रीज ही लिखना है बस, हो गया। नोट्स ऑन एरर पूरा खत्म। और ये प्रैक्टिस लाजमी, इसको आसान समझ के इग्नोर नहीं करना। पता नहीं वहां पर पेपर में ऐसी कौन सी ताकत है कि 2015 का भी आप करके ही आते हो, लेकिन आज जाते जाते ये काम बोलते जाना है। एरर के नोट्स करंट ईयर में नहीं लिखते, ये बोलते जाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं नोट्स ऑन चेंज इन एस्टिमेशन। नोट्स ऑन चेंज इन एस्टिमेशन, सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखना है, द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट या जो भी एसिड होगा, चेंज फ्रॉम 5 years to 8 years। एक ये तो लिख दिया एस्टिमेशन, अब इसका इफेक्ट भी तो लिखना है। इफेक्ट में क्या लिखना है कि इससे जो फर्क पड़ना है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कम या ज्यादा हो जाएगी, और इसका इफेक्ट हमने फ्यूचर ईयर में भी लेना है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लेना। इट्स इफेक्ट अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली, मतलब change in depreciation, change in amount of depreciation from 14 million to 8 million हो गई थी, खत्म। प्रोस्पेक्टिव भी लिख सकते, करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर इफ एनी, ऐसा लिख दो बस, यही नोट्स होते हैं।
चेंज इन एस्टिमेशन के नोट्स में और कुछ नहीं लिखते, डिस्क्रिप्शन में भी यही है, नोट्स में भी यही है, और एक्सट्रैक्ट में हमने देख लिया। हाँ जी, अब आई कैप की थोड़ी सी अपना सोल्यूशन आई कैप के साथ थोड़ा सा मैच कर लो। एसपीएल के अंदर 2 साल, ये 59, 55, 9 पॉइंट दिस, ये आपका आंसर है। फिर करेक्शन के नोट्स में देख लो, कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून द रिपेयर वर्क वाज इंक्लूडेड इन द मशीन अकाउंट, द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ दिस विल बी एज फॉलोज, डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग। गॉट इट? अपना सोल्यूशन सामने रख के बैठो। हाँ, इसमें उसने ये दोनों लिखे हैं। ये तो ऐसा ही होगा, जब हम छोड़ेंगे वो लिखेगा, जब हम लिखेंगे वो छोड़ देगा, ये ऐसा ही होता। ठीक है, पिछले सवाल में हम लिखते हैं, उसने नहीं लिखे, इस सवाल में उसने लिख दिए, लेकिन ये चीज तो उसने लिखनी ही लिखनी, ये तो कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है। फिर आ जाओ जनाब, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में ये स्टाइल आपने अपनाना है। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 4 to 7 का मतलब 1 साल उसने गुजरा हुआ निकाल दिया, रिमेनिंग लगा है, रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन बाय, हमने क्या लिखा, 14 to 8 हो गई, उसने कितना जी 6 महीने, इन द करंट पीरियड एंड रिमेनिंग लाइफ, मतलब करंट ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर्स खत्म, आगे वर्किंग है। हाँ जी, आईएस 8 यही है, लेकिन जब भी पेपर में सवाल आता है छोड़ के आया जाता है, पता नहीं क्यों, वो उसमें हम आई कैप के कुछ सवाल करेंगे तो आइडिया होगा हमें। एक छोटे ये सवाल पढ़ ले, पढ़ यानी तो एक ना एक स्टाइल बताना है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, बस वो स्टाइल बताना है, बाकी सवाल ऐसे कल आप पेपर सवाल करते हुए टाइम ना जाया कर दे। 99% जनाब एक्सट्रैक्ट आते हैं, प्रोड्यूस एक्सट्रैक्ट showing movement in the retained earning as would appear in the statement changes in equity including comparative। लो जी, क्या बताना है, सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बस। अब एसपीएल एस सब कुछ खत्म हो गया। अब जरा गौर फरमाएं, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर कार assembles। The audited financial statement for the year December 14 disclosed the profit 21 million and 89 million। अब ये सवाल में पहला ट्रिक, ये किस डेट का डाटा बताया हुआ है, दिसंबर 14 का, ये क्या है 21 मिलियन प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग, इसका मतलब है ये तो है दिसंबर 14 का। अगर मुझे जरूरत पड़ी 1114 की तो बता सकते हो उसका रिटेन अर्निंग क्या होगा, 89 में से 21 माइनस कर दें, भला क्यों, ब्रॉडऑन में नेट प्रॉफिट ऐड होता है, कैडोन आ जाता है, तो अगर हमने वापस जाना है तो कैडोन में से नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ब्रॉडऑन आ जाएगा, क्योंकि हमने तो पिछले साल से स्टार्ट करना होता है ना। ये रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग में पिछले साल के स्टार्ट से शुरू करना है, तो पिछले साल का स्टार्ट 1114 होगा, तो इसके वैल्यू आपको नहीं मिल रही होगी, वो कैसे मिलेगी, 89 माइनस 21, जो भी आंसर आएगा वो हमारा साल का स्टार्ट होगा। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम ड्राफ्ट होता है करंट ईयर, ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट, ये हमारा पिछले साल का प्रॉफिट, दोनों सालों के प्रॉफिट चाहिए होते हैं ना हमें। कहता है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम FIFO टू पॉलिसी है, एस्टिमेट है पॉलिसी। कहता है जिसकी वजह से हुआ क्या, FIFO से हम वेटेड एवरेज में चले गए। ये जब भी सवाल है ना, ये नीचे एस्टिमेट है, ये आप लोगों ने कर लेना, एस्टिमेट होगा जो भी है, एरर है शायद, जरा गौर फरमाना इस पे। आपने FIFO से 37 का क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ पहले से, वेटेड एवरेज पे करते तो ये होता क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ ज्यादा, कम हुआ कि 2 साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऐसा है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन। इसमें सबसे बड़ा घपला क्या होता है, उम्र आया हुआ ना, ये सवाल हमने किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, और मैं ये बार बार बात बताता हूं क्योंकि घपला यही होता है इस सवाल में, जब भी ऐसा आता है एक ही घपला है। हमने देखा हमारा क्लोजिंग स्टॉक 2013 का कम हो गया, कितने से 1.5 से,
हम अपना प्रॉफिट कम कर देंगे 1.5 से। गॉट इट? अब हम चले गए 2014 में। 2014 में हमारा क्लोजिंग प्रॉफिट बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? 2 पॉइंट। तो 2014 में हमारा प्रॉफिट 1.5 से प्लस हुआ, 2.2 से प्लस हुआ। ये बात किसको समझ लगी? 2014 का प्रॉफिट मेरा 1.5 से प्लस होगा और 2.2 से प्लस होगा। ये बात हैंड रेज करना है बस। किसको समझ लगी है? एक बंदा, 2, 3, 4, 5। मैंने पूछना भी आया ऐसा क्यों हो रहा है? लारे और छीकनियों, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग भी तो होता है। ये जो पिछले साल का 1.5 का क्लोजिंग स्टॉक था, अगले साल का ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो उल्टा हो जाएगा। तो याद रखिए, इसमें सबसे बड़ा घपला यही होता है कि सारे लोग क्लोजिंग के इफेक्ट लेकर आ जाते हैं और आके हंस के काटा मारता है, क्योंकि जो हमने चाहा था हमने अचीव कर लिया। हमेशा याद रखें, जिंदगी में एमएफए, कॉस्ट अकाउंटिंग, बीएफडी, आगे आपके ये प्रॉब्लम्स आने हैं। जब भी इन्वेंट्री के क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट्स आने हैं ना, तो अगर आपके पास 2-3 साल हैं, तो एक जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट है वही इफेक्ट इनवर्स होकर अगले साल का बन जाता है। और ये पेपर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सवाल आता है कि अगर मेरा आज का क्लोजिंग स्टॉक मैं कम कर दूं, मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट के फर्क पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? ये सवाल भी आता होता। तो बिल्कुल ऐसे आप कहेंगे सर 2013 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई 2012 का भी क्लोजिंग होता तो मैं इसको भी करता। अब आओ जरा, ये मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा किस साल का? 2013 का। ये प्रॉफिट किस साल का बढ़ जाएगा? 2014 का। 1.5 से भी 2.2। अब मुझे बताओ 2015 के प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? पहला 2.2 पिछले वाला माइनस होगा, जो पिछले में प्लस हुआ अगले में ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट। अब 58 से 54 हो गया, ये कितना डिफरेंस? 4 पॉइंट। खाली 4 है। कम हो रहा है ज्यादा? कम हो गया, तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट कम। ये जो मैंने सर्कल लिखे हुए हैं, ये मेरे ईयरली इफेक्ट आ गया, फॉर द ईयर इफेक्ट आ गया। फिर इसका कम्युलेटिव इफेक्ट भी ले लेंगे, और ये कम्युलेटिव इफेक्ट किसके ऊपर है? पीपीपी के ऊपर तो आएगा नहीं, ये इन्वेंट्री के ऊपर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आएगा। लेकिन हमने बनाना एक्सट्रैक्ट है ना, किसका? सिर्फ रिटेन अर्निंग का। तो सिर्फ प्रॉफिट और कम्युलेटिव प्रॉफिट का हमें चाहिए। लेकिन अगर एसओएफपी का भी होता ना, तो इन्वेंट्री की वैल्यू में ये प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो गया हमारा। ठीक होगी बात? आगे लिखता है इन 14 द कंपनी परचेज्ड अ प्लांट 100 मिलियन, depreciation on plant was recorded at 25 million instead of loss. depreciation गलत लिखी गई, और depreciation गलत लिखने से बुक वैल्यू भी गलत और depreciation भी गलत, प्रॉफिट भी गलत। पहले हम इसके इफेक्ट देखेंगे, वो फॉर द ईयर और क्यूमुलेटिव, और उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, बनाना सिर्फ रिटेन अर्निंग है। ठीक होगी बात? हो जाएगा ये सवाल। आपने जो घर से कल सवाल करके आने हैं, पहले तो वंडर लिमिटेड वाला दोबारा ऐसे ही ना शुगलन कर लेना। फिर अगला सवाल ये कौन सा बनता है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11, 12, 13। हाँ 13 तक बस कर ले, 13 तक कर ले, और इसके मेरे ख्याल सवाल 17 तक है। अच्छा कल ना आपके पास मंडे तक का टाइम है, आप लोग मंडे तक अरेंज कर लें 5 पेपर। मैं कल इसके सवाल कंप्लीट करवाऊंगा आपको, ठीक है? और फिर मैं पहले इसके 5 पेपर